हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में। हम अध्ययन कर रहे थे भारत में उद्योग का। हमने लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन कर लिया था, एल्यूमिनियम उद्योग का अध्ययन कर लिया था और सीमेंट उद्योग का अध्ययन कर लिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है और ऐसा उद्योग जिसमें भारतीय कुटीर उद्योग परंपरा में भारत संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ पायदान पे रखा जाता था। तो चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग और भारत में सूती वस्त्र निर्माण परंपरा अति प्राचीन है। हमारे भारत देश की सूती वस्त्र निर्माण परंपरा विश्व में सबसे प्राचीन है। जब संपूर्ण विश्व के देश कपास के पौधे तक की जानकारी नहीं रखते थे, कपास के पौधे तक की जानकारी जब दुनिया के विकसित देशों को नहीं थी, तब हमारे यहाँ अति सुंदर और श्रेष्ठ किस्म का सूती वस्त्र निर्माण किया जाता था। इसके संदर्भ में इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने भी भारतीय सूती वस्त्र के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कब व्यक्त किए? 434 ईसा पूर्व में हेरोडोटस भारत आए थे। 434 ईसा पूर्व हेरोडोटस, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, जब भारत आए तो उन्होंने भारत के बारे में कहा था कि भारतीय सफेद फूल के पौधों से बने हुए सुंदर वस्त्र पहनते थे। यानी हेरोडोटस ने कहा कि जो भारतीय लोग थे वे सफेद फूल किसका होता है? कपास का फूल, जिसमें जो ऊपर डोडे लगे हुए होते हैं उनसे सफेद फूल निकलता है, जिसमें से कपास निकलती है। तो हेरोडोटस ने कहा कि जो भारतीय लोग थे वो सफेद फूल के पौधों से बने हुए सुंदर वस्त्र पहनते थे, अर्थात कपास के बने हुए सुंदर वस्त्र पहनते थे। कब कहा? 434 ईसा पूर्व में। तो प्यारे बच्चों, इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सूती वस्त्र निर्माण परंपरा प्राचीन कुटीर उद्योग परंपरा से ही चली आ रही है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक कला है। आगे देखिए इसी के इतिहास के बारे में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सभ्यताओं में कब 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भारत में उत्तम कपड़ा बुना जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हैं उनसे भी ये प्रमाणित हो चुका है। उनमें इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं जिनसे यह प्रमाणित हो गया है कि 5000 से 8000 पूर्व भारत में उत्तम किस्म का कपड़ा बुना जाता था। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि भारत की सूती वस्त्र निर्माण की जो पृष्ठभूमि थी, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, वो बहुत ही सराहनीय थी, श्रेष्ठ थी। आगे देखिए, मिस्र के पिरामिड, जो दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है, मिस्र के पिरामिड। दरअसल क्या है, मिस्र के जो पिरामिड हैं ये कब्रगाह है या यूं कहें शमशान घाट है, जिनमें मुर्दों को दफनाया जाता है, उनको कब्र में लेटाकर पैक कर दिया जाता है। तो 2000 वर्ष पूर्व के मृत शरीर जो मिस्र के पिरामिड में कब्र में दफनाए गए हैं, वैसे 2000 वर्ष पुराने मृत शरीर भारतीय मलमल से लिपटे पाए गए हैं। जब उन मृत शरीरों को मिस्र के पिरामिडों में लिटाया गया तो उनके बदन पर भारतीय मलमल को लपेटा गया था। और कितने पुराने शरीर हैं? 2000 वर्ष पुराने। तो इससे भी यह प्रमाणित होता है कि भारतीय वस्त्र निर्माण परंपरा अति प्राचीन और विश्व में अत्यधिक श्रेष्ठ है। आगे देखिए, मुगल यात्री ट्रेवर्नियर ने भी कहा कि भारतीय रेशम सुंदर थी कि वे
तुम्हारे हाथ में है यह ज्ञान भी नहीं हो पाता था। ये भारतीय मलमल के बारे में कहा गया है कि भारतीय जो रेशम था, भारतीय जो मलमल था, वो इतना सुंदर, इतना मुलायम था कि वो यदि हमारे हाथ में भी है तो हमें एहसास तक नहीं होता था। फिर उन्होंने कहा कि यह मलमल का टुकड़ा अंगूठी से भी निकाला जा सकता है। हमारे हाथ में हम लोग जो अंगूठी पहनते हैं, जो रिंग पहनते हैं, उसमें से पूरा थान, पूरा टुकड़ा निकाल लिया जाता था, इतनी सॉफ्ट होती थी। तो भारतीय सूती वस्त्र निर्माण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यह अत्यधिक श्रेष्ठ और सराहनीय है, और जो हमारे वैज्ञानिक विकास का आधार भी सुनिश्चित करती है। आगे चलिए, अब क्या हुआ, धीरे धीरे कालांतर में इतनी मजबूत पृष्ठभूमि होने के कारण भी भारतीय सूती वस्त्र उद्योग कालांतर में पतन का शिकार हो गया, विलीन हो गया। कारण कि हमारे कुटीर उद्योग, ये सारी की सारी जो भारतीय सूती वस्त्र परंपरा है, ये हमारे कुटीर उद्योग परंपरा की देन है, और कालांतर में कुटीर उद्योग परंपरा विलीन हो गई। उसके विलीन होने के, पतन होने के कौन कौन से कारण थे? देखिए, पहला कारण था यूरोप की औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया यूरोप में, और इस औद्योगिक क्रांति में जो भारतीय वस्त्र निर्माण परंपरा थी, वो इसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं रख पाई। क्या नहीं रख पाई? प्रतिस्पर्धा। भारतीय जो वस्त्र निर्माण परंपरा थी, वो यूरोप की औद्योगिक क्रांति में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं रख पाई, परिणाम स्वरूप विलीन हो गई। मशीनी युग, बड़ी बड़ी मशीनों से वस्त्र निर्माण किया जाने लगा, और कुटीर उद्योग, जो हथकरघा उद्योग था, हाथ से चरखा चलाकर उससे वस्त्र निर्माण किया जाता था, वो मशीनी युग में प्रतिस्पर्धा के अभाव में विलीन हो गया। फिर भारत में रेल मार्ग का उदय, क्योंकि रेल मार्ग का विकास हुआ, और रेल मार्ग का विकास होने से कुटीर उद्योग परंपरा कहां थी? ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित। ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होने के कारण रेल मार्ग से महानगरों को जोड़ दिया गया, महानगरों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। तो मशीनीकरण, अत्यधिक आधुनिक तकनीकों से युक्त बड़े बड़े कारखाने परिवहन सुविधा के अनुसार महानगरों में स्थापित हो गए, और ग्रामीण कुटीर उद्योग परंपरा विलीन हो गई। आगे देखिए, स्वेज नहर निर्माण। स्वेज नहर का निर्माण होते ही जो ब्रिटिश देश हैं, उनका अफ्रीका के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग, इनके साथ व्यापारिक संबंध सरल हो गया। और व्यापारिक संबंध सरल हो गया तो मशीनों से युक्त, औद्योगिक क्रांति से युक्त प्रतिस्पर्धात्मक जो औद्योगिक इकाइयां विकसित हुई, उनके वस्त्रों का आयात निर्यात प्रारंभ हो गया। तो परिणाम स्वरूप स्वेज नहर के कारण भी भारतीय कुटीर उद्योग, प्राचीन सूती वस्त्र उद्योग क्या हो गए? विलीन हो गए, पतन का शिकार हो गए। भारतीय वस्त्रों के बारे में बुकानन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बुकानन ने अपने विचारों में कहा कि भारत के लिए सूती वस्त्र अतीत का गौरव है। भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग क्या है? अतीत का गौरव, भूत व वर्तमान का संकट, और सदैव की आशा रहा है। सदैव ही इसमें भारतीय लोगों के लिए एक आशा की किरण रही है, जो उन्हें विकासवादी बनाती है। तो इस प्रकार से हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया सूती वस्त्र उद्योग की। अब हम बात करते हैं आधुनिक वस्त्र उद्योग की ओर बढ़ते हैं कि आधुनिक जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसका सूत्रपात कैसे हुआ, और वर्तमान इस प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकरण में उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1818 ईस्वी में। भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का प्रारंभ 1818 में हुआ। कब हुआ? जब कोलकाता के कावस जी डाबर द्वारा मुंबई में प्रथम मिल स्थापित की गई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिक रूप से प्रारंभ हुआ 1818 में, जब कोलकाता के कावास जी डाबर ने मुंबई में प्रथम आधुनिक सूती मिल स्थापित की थी। यहीं से भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का सूत्रपात होता है।
आज कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक जनसंख्या को कार्यरत रखने वाला उद्योग है। हमने पीछे के अध्यायों में भी बात की थी कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जिस व्यवसाय में संलग्न है वो व्यवसाय है कृषि। कृषि के बाद 2 नंबर का या दूसरा व्यवसाय यदि कोई है जिसमें भारतीय जनसंख्या सर्वाधिक संलग्न है, कार्यरत है, वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में कृषि के बाद सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है। आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की व्यापारिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग की व्यापारिक स्थिति क्या है भारत के संदर्भ में। तो देखिए, औद्योगिक उत्पाद का 14% सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। औद्योगिक उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग है सूती वस्त्र उद्योग? 14%। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4% प्राप्त होता है सूती वस्त्र उद्योग से। कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पाद का कितना है? 20%, 20%। और कुल निर्यातों का 11%। भारत से जितना भी व्यापारिक निर्यात किया जाता है उसका 11% भाग अकेला सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है या उसमें सूती वस्त्र उद्योग का योगदान है। तो यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं उद्योगों के स्थानीयकरण की, कि सूती वस्त्र उद्योग को कहीं भी लगाया जाए या यूं कहें सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण या स्थानीयकरण यदि होता है तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, किन कारकों के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण होता है। तो देखिए, पहला कारक है कच्चा माल। किसी भी औद्योगिक उपक्रम को, किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो होती है कच्चा माल। तो भारत में कपास का उत्पादन बहुतायत में होता है। भारत के मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं इनमें कपास का बहुतायत में उत्पादन होता है और उस उत्पादन के आधार पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और उद्योग का केंद्रीकरण हो जाता है। अगला देखिए, परिवहन की सुविधा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए परिवहन की सुविधा का भी होना आवश्यक है। कच्चे माल को लाने के लिए, तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता भी होती है। परिवहन की सुविधा भी स्थानीयकरण का मुख्य कारक है। अगला देखिए, बाजार की सुविधा। तैयार माल की खपत के लिए बाजार की सुविधा होना भी स्थानीयकरण के लिए आवश्यक कारक है। अगला देखिए, आर्द्र व नम जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक उपयुक्त कारक आर्द्र और नम जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में अधिक विकसित होगा जहां पर नम और आर्द्र जलवायु विद्यमान रहेगी। अगला देखिए, नियमित विद्युत आपूर्ति। सूती वस्त्र उद्योग में लगातार अनवरत गति से उत्पादन को बनाए रखने के लिए जल विद्युत की आपूर्ति सुगमता से और नियमित रूप से होते रहना अति आवश्यक है। अगला देखिए, पर्याप्त कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिकों की प्राप्ति भी स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। कुशल श्रमिकों की प्राप्ति होगी तो उससे उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। जो औद्योगिक संयंत्र है, औद्योगिक उपक्रम है, वो लाभकारी हो पाएगा। किसके आधार पर? कुशल श्रमिकों के आधार पर। तो कुशल श्रमिक भी सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला देखिए, पूंजी। श्रमिकों के वेतन के लिए, कच्चे माल को खरीदने के लिए, मशीनीकरण के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए, उच्च तकनीक के लिए, भवन निर्माण के लिए, कारखाना निर्माण के लिए, यानी प्रत्येक चीज में जो प्रथम कारक जिसकी आवश्यकता है, जहां से कारखाना संयंत्र प्रारंभ होता है, वो है पूंजी। तो पूंजी भी एक महत्वपूर्ण कारक है स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला। अगला देखिए, आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीक के आधार पर ही उद्योगों का स्थानीयकरण किया जा सकता है। स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला यह भी एक मुख्य कारक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सूती वस्त्र उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, फिर उसके बाद लघु कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग परंपरा के विलीन होने के कारणों का, और फिर भारत में इसकी स्थिति, आधुनिक विकास का हमने अध्ययन किया, और भारत में स्थानीयकरण के कारकों का भी हमने अध्ययन किया।
अब हम पढ़ते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की, कि किन किन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ और किन किन राज्यों में किन किन परिस्थितियों के अनुसार उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहला राज्य आता है वितरण में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सूती वस्त्र निर्माण की दृष्टि से प्रथम राज्य है। सूती वस्त्र निर्माण की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 181 मिलें कार्यरत है। महाराष्ट्र में कुल कितनी मिलें कार्यरत है? 181 मिलें कार्यरत है, और जिनमें से 57 मिलें कहां है? अकेले मुंबई महानगर में। महाराष्ट्र में केवल कुल 181 मिलें कार्यरत हैं, जिनमें से अकेले मुंबई महानगर में 57 मिलें कार्यरत हैं। फिर देखिए अगला, मुंबई महत्वपूर्ण केंद्र है। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई, जहां पर कवासजी डाबर के द्वारा प्रथम मिल स्थापित की गई थी। कवासजी डाबर ने प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की थी? मुंबई में। अगला देखिए, मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। प्रथम मिल की स्थापना कहां हुई? मुंबई में। मुंबई में सर्वाधिक महाराष्ट्र की मिलें हैं, कितनी? 57 मिलें। कुल मिलें 181 में से 57 अकेली मुंबई में, और इसीलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई के अतिरिक्त अन्य केंद्र सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, औरंगाबाद, सतारा, जलगांव और नागपुर। नागपुर, जलगांव, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, पूना, ये सारे के सारे मुंबई के अतिरिक्त महाराष्ट्र के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। अगला देखिए, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के कौन कौन से कारक हैं? किन किन कारणों से यह सूती वस्त्र उद्योग इतना अच्छी स्थिति में विकसित हो पाया? तो देखिए, पहला कारक है समुद्री नम जलवायु। यहाँ बंगाल की खाड़ी नहीं, माफ कीजिएगा, अरब सागर का समुद्री किनारा लगता है, और समुद्र के कारण यहाँ नम जलवायु पाई जाती है, जो नम और आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए अति आवश्यक होती है। अगला देखिए, कपास। महाराष्ट्र कपास उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है, तो कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। टाटा विद्युत केंद्र से विद्युत की आपूर्ति शक्ति के रूप में मशीनों को चलाने के लिए, अत्यधिक उत्पादन करने के लिए यहाँ पर टाटा विद्युत केंद्र से विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। अगला देखिए, स्थानीय बाजार। मुंबई एक महानगर है, एक विकसित नगर है, जहां अत्यधिक नगरीकरण, अत्यधिक औद्योगिकरण है, जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थानीय बाजार उपलब्ध हो जाता है। अगला देखिए, परिवहन की सुविधा। औद्योगिक विकास हेतु महाराष्ट्र में परिवहन सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, और बंदरगाह से आयात निर्यात सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मुंबई एक बंदरगाह नगर है, जो संपूर्ण महाराष्ट्र को जल मार्ग से आयात और निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो इन सभी परिस्थितियों से, इन सभी कारणों से महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो पाया है। दूसरा राज्य देखिए, गुजरात। गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान रखने वाला राज्य है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। जैसे महाराष्ट्र में 181 मिलें थी, गुजरात में कितनी है? 135 मिलें, और 135 में से 65 मिलें कहां है? अकेले अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। जैसे मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, वैसे ही अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की 65 मिलें केंद्रित हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अधिकाधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद के अतिरिक्त सूरत, बड़ौदा, हिम्मतनगर,
अन्य उत्पादन केंद्र हैं, अन्य केंद्र हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। गुजरात में उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के कारण, विकास के कारण वो ही कारण है जो महाराष्ट्र में है। यहाँ भी समुद्री नम जलवायु उपलब्ध है, कपास उत्पादन क्षेत्र है और विद्युत की सुगम आपूर्ति हो जाती है, स्थानीय बाजार उपलब्ध है, बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधाएं मिल जाती हैं, परिवहन की श्रेष्ठ सुविधाएं मिल जाती हैं और उसके साथ प्राचीन काल से ही औद्योगिक विकास गुजरात में होता आ रहा है। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भी पहली जो औद्योगिक इकाई थी वो कहाँ लगाई गई थी? गुजरात में। तो इसकी गुजरात की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी औद्योगिक विकास वाली रही है। तो इन सभी कारणों से गुजरात में औद्योगिक विकास होता रहा है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आयातित कपास का उपयोग करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य में कपास का उत्पादन कम होता है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये अन्य राज्यों से कपास का आयात करके उससे सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करता है। इसका प्रमुख केंद्र कानपुर है और कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, उसी प्रकार कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर के अतिरिक्त मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा, बरेली उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा, जिसको राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा, पाली, ब्यावर, उदयपुर, बांसवाड़ा राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र है। अगला आता है चौथा राज्य तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु पांचवा राज्य है जहां कपास का उत्पादन नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आयातित कपास से उत्पादन किया जाता है, वैसे ही तमिलनाडु में भी आयात की हुई कपास से ही उत्पादन किया जाता है। कपास उत्पादक राज्य तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण केंद्र कोयंबटूर, और कोयंबटूर अकेला 50% सूती वस्त्र उत्पादन करता है, संपूर्ण राज्य तमिलनाडु का। इसके अतिरिक्त अन्य केंद्र मदुरई, सेलम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और तूतीकोरन, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, सेलम, मदुरई तमिलनाडु के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। यहाँ उद्योग के विकास के कारण कौन कौन से कारण है? पहला है सस्ती जल विद्युत। तटीय स्थिति होने के कारण यहाँ सस्ती जल विद्युत मिल जाती है, सस्ता श्रम मिल जाता है, नम जलवायु पाई जाती है, बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है जो आयात निर्यात में महत्वपूर्ण होती है, और नवीन कपास उत्पादक क्षेत्र है जहां से आधुनिक बीज का उपयोग करते हुए, अनेक प्रकार के खाद का उपयोग करते हुए यहाँ कपास के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। तो इन सभी कारणों से तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण हो पाया है, केंद्रीकरण हो पाया है, सूती वस्त्र उद्योग विकसित हो पाया। अगला महत्वपूर्ण राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता का 34 परगना, हावड़ा और हुगली, ये 3 प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। यहाँ उद्योग के विकसित होने के कारण देखिए, कोलकाता एक बंदरगाह नगर है, जहां एक तो बंदरगाह नगर है और दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ इसकी निकटता है। बंगाल की खाड़ी का समुद्र लगता है और वहां से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ इसकी निकटता बनती है। वहां समुद्री मार्ग से आयात और निर्यात संपन्न किया जाता है, जो यहाँ औद्योगिक विकास में सहयोग करता है। और देखिए, रानीगंज और झरिया से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग विकास हेतु रानीगंज और झरिया की खानों से क्या मिल जाती है? कोयला मिल जाता है। और यहाँ का परिवहन तंत्र विकसित परिवहन तंत्र है, जो यहाँ औद्योगिक विकास में सहायक बनता है। अगला देखिए, समुद्री तटीय प्रदेश होने के कारण यहाँ आर्द्र और नम जलवायु मिलती है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ जलवायु मानी जाती है। अगला देखिए,
पूंजी जो सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ सभी उद्योगों का आधारभूत स्तंभ है, पूंजी तथा व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं कोलकाता सहित अनेक महानगरों के कारण। अगला देखिए, विशाल स्थानीय बाजार। पश्चिम बंगाल में जो सूती वस्त्र उत्पादन होता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ स्थानीय बाजार उपलब्ध हैं जहां तैयार माल को बेचा जा सकता है। अगला देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में कम औद्योगिक विकास। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका औद्योगिक विकास पश्चिम बंगाल की तुलना में कम हुआ है, तो उन क्षेत्रों से कच्चे माल का आयात करना और तैयार माल को उनके लिए निर्यात करना पश्चिम बंगाल के लिए सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों का कम औद्योगिक विकास भी पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। अगला राज्य देखिए, अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का प्रमुख केंद्र कौन सा? बेंगलोर। बेंगलोर के अतिरिक्त छुगली, बेल्लारी, बेलगांव और गुलबर्गा। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक नवीन उभरता हुआ राज्य है। आंध्र प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक नवीन उभरता हुआ राज्य है और तेलंगाना की कपास का उपयोग यहाँ के सूती वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, वारंगल, गंटूर, गोदावरी और सिकंदराबाद, गोदावरी, गंटूर, वारंगल और हैदराबाद आंध्र प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का। इनके अलावा पंजाब है, बिहार है, इन सभी राज्यों, अन्य राज्यों में भी छोटी छोटी इकाइयां सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित की गई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, सूती वस्त्र उद्योग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत। आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।